देखिएगा, हमने लास्ट क्लास में IAS 8 का एक सवाल किया था बेटा। आज हमें 2 IAS कवर करने हैं। पहला IAS 10 हम कवर करेंगे, ठीक है दोस्त। IAS 10 हम कवर करेंगे पहला, और फिर हमें IAS 16 करना है। IAS 10 थोड़ा सा बड़ा है बेटा, ठीक है, और IAS 16 छोटा सा है, ठीक है। तो आ जाए सर। IAS 10 मैं एक टाइमलाइन बनाता हूँ बेटा आपको समझाने के लिए, देखिएगा बहुत गौर से। वेरी इंपॉर्टेंट IAS, ठीक है दोस्त। आ जाए। अजय तो सुनिएगा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन बनाऊंगा। ये टाइमलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये टाइमलाइन जब मैं ऑडिट करवाऊंगा ना बेटा, तब वापस आएगी ये टाइमलाइन, ठीक है। आज थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा ऑडिट पे भी, कि ऑडिट कब स्टार्ट होता है, ठीक है। समझाऊंगा नहीं मतलब, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा। आ जाए सर। मेरा एयर एंड है बेटा 31 दिसंबर पर। हम सबको पता है बेटा, हम जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो साल के आखिरी दिन बनाते हैं। और अब हमें पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ इनकम स्टेटमेंट SOFP नहीं होता, 5 कंपोनेंट्स होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था IAS 1 में। इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोलते हैं, हम सोशी बनाते हैं, हम SOFP बनाते हैं, हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाते हैं, और हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। आज नोट्स टू अकाउंट भी समझाऊंगा बेटा, ठीक है। आ जाए सर। एक कंपनी है, उसका एयर एंड है 31 दिसंबर 2021, लेट सपोज। सर ऑडिटर्स कब आते हैं बेटा? एयर एंड से 4-5 दिन बाद ऑडिटर्स की आमद हो जाती है। 5 जनवरी 2022 को ऑडिटर्स आ गए बेटा, ऑडिटर्स अराइवल। सर वो लोग ऑडिट करते हैं, इट टेक्स 3 to 4 months डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस, और उस पे ऑडिट खत्म होता है बेटा। मेरी लेट सपोज ऑडिट की, मैं अज्यूम करता हूं 15 मार्च 2022 को मेरा ऑडिट रिपोर्ट साइन होगा। मैं जब आपको ऑडिट पढ़ाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा जो ऑडिटर्स आते हैं वो ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं बेटा। कैसा गया बिजनेस, की परफॉर्मेंस कैसी थी, क्या कोई मसला है बिजनेस के अंदर, ये सब अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं तो साइन करते हैं। 15 मार्च 2022 मेरी ऑडिट रिपोर्ट साइन है, ठीक है। आगे चलते हैं सर। अब ऑडिट रिपोर्ट हो साइन हो जाती है, इसके बाद बेटा एनुअल जनरल मीटिंग होती है। सर 31 मार्च 2022 को लेट सपोज मेरी AGM है। मैंने कंपनी में भी आपको बताया था कि AGM जब होती है उसमें कुछ फैसले होते हैं बेटा। आपके शेयर होल्डर AGM में मिलते हैं, साल में एक दफा मिलते हैं AGM में, और कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। सर जैसे कि सर फाइनल डिविडेंड का रेट डिसाइड होता है, 2021 के फाइनल डिविडेंड का रेट डिसाइड होता है। सर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं एवरी 3 years, हर 3 साल बाद नए डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं बेटा। ये सब काम होते हैं बेटा AGM में। आज जिनके पास बिजनेस स्टडीज होगा उनको पता होगा, उनको पढ़ाया गया ही है। सर इलेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स भी यही होता है। अगले साल का ऑडिटर, इस साल का ऑडिट तो हो गया, अगले साल का ऑडिट कौन करेगा? वो कंपनी इलेक्ट होती है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। सर चौथा अहम काम क्या होता है जिसके लिए मैंने आपको ये सब बताया है? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होते हैं। कौन अप्रूव करता है? शेयर होल्डर अप्रूव करता है बेटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने कब बेटा? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने 31 दिसंबर पे। किसने बनाए? सर मैनेजमेंट ने बनाए। मैनेजमेंट में डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं। 5 जनवरी को ऑडिटर्स आए, ऑडिटर्स 3 महीने के अंदर आपके ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करेंगे कि डायरेक्टर्स ने, मैनेजमेंट ने सही काम किया या नहीं किया। और AGM में क्या होगा? शेयर होल्डर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो 31 दिसंबर को बने उनको अप्रूव करते हैं। सर वंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाते हैं बेटा, सुनना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाते हैं इशू के लिए। लेट सपोज 5 अप्रैल को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू के लिए चले गए। इशू यानी प्रिंट होंगे बेटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले प्रिंट होते हैं और फिर शेयर होल्डर, एक एक शेयर होल्डर के घर पे वो जाते हैं। क्या ये टाइमलाइन हमें क्लियर है? हाँ दोस्त, क्या ये एक्टिविटीज हमें क्लियर है? ये पूरे साल एयर एंड के बाद
अप्रैल तक। इसका मतलब पता है क्या हुआ, आपका ईयर एंड अगर दिसंबर है तो दिसंबर पे ईयर थोड़ी क्लोज होता है, ईयर क्लोज कब होगा बेटा, 5 अप्रैल वाले दिन, जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिंट और इशू हो गए होंगे। क्या ये टाइमलाइन हमें क्लियर है? हाँ दोस्त, अब बेटा है सर हम ये क्यों, क्या बताऊं सुभान दोबारा, अब आप हमें ये इवेंट्स क्यों पढ़ा रहे हैं, इन इवेंट्स का पर्पस क्या है, आप क्यों हमें इवेंट्स पढ़ा रहे हैं? मैं आपको इवेंट्स इसलिए पढ़ा रहा हूं बेटा कि सर IAS 10 की कुछ बाउंड्रीज हैं, IAS 10 की कुछ बाउंड्रीज है बेटा। IAS 10 कुछ कहता है आपसे, IAS 10 क्या कहता है भाई, IAS 10 आपसे ये कहता है दोस्त, ईयर एंड से पहले अगर कोई इवेंट्स हुए हैं, सुनना, IAS 10 आपसे कहता है कि ईयर एंड से पहले अगर कोई इवेंट्स हुए हैं उनकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। IAS 10 का नाम क्या है बेटा, नाम मैं आपको बताता हूं तो आपको मतलब समझ आएगा। IAS 10 का नाम है इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। IAS 10 बात करता है इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट पे, रिपोर्टिंग डेट या पीरियड। सर अगर मैं इसका तर्जुमा करूं, अगर मैं स्टैंडर्ड की नेम का तर्जुमा करूं तो क्या है, ऐसे इवेंट्स जो आफ्टर रिपोर्टिंग डेट है। रिपोर्टिंग डेट का मतलब ईयर एंड के बाद। मैं IAS 10 बोलता है मैं ऐसे इवेंट्स की तुम्हें इंफॉर्मेशन दूंगा जो रिपोर्टिंग डेट के बाद हो रहे हैं, यानी ईयर एंड के बाद। इसका मतलब क्या हुआ सर, ईयर एंड से पहले जो इवेंट्स होंगे वो मुझे क्या करने पड़ेंगे सर, इग्नोर। IAS 10 डील नहीं करता, दरवाजा बंद कर दिया IAS 10 ने। क्यों इग्नोर होंगे सर, खुद सोचे ना, अगर 27 दिसंबर को कोई इवेंट हुआ है तो जब मैनेजमेंट ने ईयर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए होंगे तो उसमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर लिया होगा। हाँ दोस्त, मैं क्यों इग्नोर कर रहा हूं, IAS 10 क्या बोल रहा है भाई, अगर कोई एक ऐसा इवेंट हुआ है जो ईयर एंड से पहले हुआ है तो वो तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त अकाउंट फॉर कर लिया होगा, तो उसको दोबारा अकाउंट फॉर करने की जरूरत नहीं है, वरना डबल इफेक्ट आ जाएगा। तो मैं क्यों इग्नोर कर रहा हूं, बिकॉज it has been already addressed, it has been already addressed when preparing financial statements at year end। IAS 10 बोलता है ईयर एंड से पहले के इवेंट्स का मुझसे मत पूछो, क्यों, वो तुमने ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर लिए होंगे। इट हैज ऑलरेडी बीन एड्रेस्ड व्हेन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट ईयर एंड। सर कहां तक जिम्मेदारी है IAS 10 की, मैं यहां लिखता हूं बेटा, देखिएगा। IAS 10 की जिम्मेदारी ईयर एंड से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इशू डेट तक है। IAS 10 बोलता है अगर इसके बीच में कोई इवेंट हुआ है तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। ना मैं तुम्हें ईयर एंड से पहले किसी चीज का जवाब दूंगा, ना मैं तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू हो गए उसके बाद किसी चीज का जवाब दूंगा। क्यों सर, क्यों बोला ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी इसके बाद जितने भी इवेंट्स होंगे, इसके बाद जितने भी इवेंट्स होंगे इग्नोर। क्यों इग्नोर भाई, ये वाले इवेंट्स क्यों इग्नोर कर रहा है सर, ये कहता है भाई जब एक दफा तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिंट और इशू हो गए, अब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई चेंज हो ही नहीं सकता, तो अब क्या होगा, अब तुम, मैं 2021 का ईयर एंड कर रहा हूं, 2021 का ईयर एंड का फाइनल चीज कहां हो रही है बेटा, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिंट और इशू हो गए। देखना मेरा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2021, आपका ईयर एंड 31 दिसंबर 2021 है, ये खत्म कहां हो रहा है, ये अपडेट कहां हो रहा है, 5 अप्रैल 2022 इसकी क्लोजिंग डेट है। इसके बाद अगर कोई इवेंट्स होंगे तो वैसे ही अकाउंट फॉर नहीं हो सकता, क्यों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब प्रिंट भी हो चुके हैं, शेयर होल्डर के घर पे इशू भी हो चुके हैं, तो इसके बाद वाले इवेंट्स इग्नोर होंगे, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वंस इशूड कैन नॉट बी चेंज्ड। एक दफा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू हो गए फिर चेंज नहीं हो सकते। तो सर IAS 10 की जिम्मेदारी कहां से लेके कहां तक है, IAS 10 की जिम्मेदारी वो इवेंट्स हैं जो ईयर एंड से लेकर इशू डेट तक हैं। वंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गए अब IAS 10 की कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या ये सर, अब आ जाए थ्योरी पे, थ्योरी एंड आउट दिया था उसमें IAS 10 आ जाए, क्या बोलता है IAS 10, all events that occur after the year end and before the date when financial statements are issued are known to be post reporting date events। मैंने भी अभी आपको यही पढ़ाया है दोस्त, हाँ मैंने भी अभी आपको यही पढ़ाया है कि आफ्टर ईयर एंड और बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इशू हुए हैं
वो सब कहलाते हैं पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट्स, और IS-10 उन्हीं को डील करेगा। एयर एंड से पहले कोई एक्टिविटी हुई है वो भी इग्नोर होगी, एयर एंड के बाद कोई एक्टिविटी हुई है वो भी इग्नोर होगी। अच्छा सर, अब ये IS-10 कितने इवेंट्स के बारे में बात करते हैं वो बात करते हैं, आ जाए। IS-10 बोलता है भाई दो तरह के इवेंट्स होते हैं। IS-10 कहता है आपसे दो तरह के इवेंट्स होते हैं, एक एडजस्टिंग इवेंट, एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट। आपको दोनों पता होने चाहिए सर, एडजस्टिंग इवेंट का क्या मतलब है और नॉन एडजस्टिंग इवेंट का क्या मतलब है, ये दोनों आपको क्लियर होने चाहिए सर। इनकी डेफिनेशन IS-10 कहता है भाई दो तरह के इवेंट्स हैं, एक है एडजस्टिंग इवेंट, एक है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। दोनों का मतलब पता होना चाहिए। दोनों इवेंट्स अराइज कहां पे होंगे? दोनों इवेंट्स अराइज इस पीरियड में ही होंगे बेटा, इसके अलावा नहीं होंगे, क्योंकि इससे पहले वाले इवेंट्स, एयर एंड से पहले वाले इवेंट्स इग्नोर होंगे बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बीन एड्रेस्ड, और एयर एंड के बाद वाले इवेंट्स क्यों इग्नोर होंगे? क्योंकि एक दफा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गए, अब चेंज नहीं हो सकता, प्रिंट भी हो गए, इशू भी हो गए और अप्रूव भी कर दिए शेयर होल्डर ने, अब कोई चेंज नहीं हो सकता। अच्छा सर, एडजस्टिंग इवेंट क्या है? आए जरा डेफिनेशन पढ़ते हैं। एडजस्टिंग इवेंट बोलता है ऑल पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट्स whose condition existed before the financial year end are said to be adjusting events। क्या बोलता है भाई? एडजस्टिंग इवेंट की डेफिनेशन देखिएगा, आए जरा इधर। एडजस्टिंग इवेंट क्या बोलता है भाई? सारे वो इवेंट्स, वो पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट्स जिनकी कंडीशन कहां एग्जिस्ट करती थी? एयर एंड पे। सर क्या मतलब कंडीशन एग्जिस्ट करती थी एयर एंड पे? मैं आपको बताता हूं, देखिएगा देखिएगा दोस्त इधर। सर एडजस्टिंग इवेंट्स, मैं यहां डेफिनेशन लिखता हूं पहले। इवेंट्स whose condition existed at year end, जिनकी कंडीशन एयर एंड पर एग्जिस्ट करती थी। सर क्या मतलब? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं बेटा। सर मेरा एक डेटर था, उससे मैं 10,000 रुपए मांगता था। सर मुझे 5 जनवरी को पता चला कि वो डेटर बैंकक्रप्ट हो चुका है। मुझे कब पता चला बेटा? 5 जनवरी, यानी एयर एंड के बाद पता चला। एयर एंड के बाद पता चला, यानी दिस इज अ पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट। पोस्ट रिपोर्टिंग डेट का मतलब एयर एंड के बाद ये इवेंट हुआ है। आपको पता चला 5 जनवरी को, लेकिन सर मुझे एक बात बताएं, क्या डेटर एक दिन में बैंकक्रप्ट होता है? हाँ, क्या फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एक दिन में आ जाती है और वो रोड पे आ जाता है? नहीं सर, बैड डेट्स इज ऑलवेज अ चेन ऑफ इवेंट। बैड डेट्स हमेशा क्या होती हैं? चेन ऑफ इवेंट्स की वजह से होती हैं। वो डेटर फाइनेंशियल डिफिकल्टी में होगा एयर एंड पे, आपको नहीं पता था। आपको कब पता चला उसकी बैंकरप्सी का? 5 जनवरी पे। इसका मतलब क्या हुआ सर? सर आपने तो 31 दिसंबर पे फाइनेंशियल्स बना लिए, आपको इसको एडजस्टिंग इवेंट बनाना पड़ेगा। एडजस्टिंग इवेंट का मतलब आपको बेड डेट्स रिकॉर्ड करना पड़ेगा। भले आपको 5 जनवरी को पता चला, सेल 31 दिसंबर की थी, पता आपको 5 जनवरी को चला, चेन ऑफ इवेंट्स की वजह से डेटर एक दिन में बैंकक्रप्ट नहीं होता, बहुत एक डेढ़ महीने से मसला चल रहा होगा, आपको पता चला एयर एंड के बाद, लेकिन उसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी एयर एंड पे, आपको नहीं पता था ना एयर एंड पे, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज उसके साथ चल रही थी। तो दिस इज एडजस्टिंग इवेंट। अच्छा सर, नॉन एडजस्टिंग लिखता हूं ताकि फिर डिफरेंस समझ आए आपको। नॉन एडजस्टिंग इवेंट सुनना, सर नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या है देखिएगा दोस्त। सर डेफिनेशन पढ़ते हैं, आ जाए नॉन एडजस्टिंग इवेंट की। सर बोलता है दोस पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट्स whose condition was not present in the currently ended financial year। सर वो पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट्स जिनकी कंडीशन एयर एंड पे नहीं थी। मैं डेफिनेशन लिखता हूं यहां पे, इवेंट्स whose condition did not existed at year end, जिनकी कंडीशन एयर एंड पर एग्जिस्ट नहीं करती थी। सर क्या मतलब? एग्जांपल दे सर। 5 जनवरी को अर्थक्वेक आया, उस अर्थक्वेक में
आपका इन्वेंट्री पड़ा था वेयर हाउस में, वो सब खराब हो गया बेटा, लॉस हो गया, आपको सारा इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हो गया। बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या 31 दिसंबर को आपको पता था अर्थक्वेक आना है? हाँ दोस्त, क्या 31 दिसंबर पे हमें पता था अर्थक्वेक आना है? नहीं सर, इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड। आपको नहीं पता कि कब अर्थक्वेक आएगा, यानी 31 दिसंबर पे अर्थक्वेक की कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसीलिए दिस इज अ नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट। इसको आप 31 दिसंबर 2021 के फाइनेंशियल्स में एडजस्ट नहीं करोगे। क्या दोनों एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग में डिफरेंस क्लियर है हमें? हाँ सर, जिसकी कंडीशन ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती है दैट इज एडजस्टिंग इवेंट, जिसकी कंडीशन ईयर एंड पे एग्जिस्ट नहीं करती दैट इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। सर एक और एग्जांपल पढ़ते हैं, आओ एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। देखिएगा दोस्त, एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। सर ये अभी कराची में एक बड़ा मशहूर केस हुआ था, एरिज़ोना ग्रिल पे, याद होगा, पता नहीं सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना होगा। कराची में अभी एक बच्चे ने एरिज़ोना ग्रिल से खाना खाया था, उसको फूड पॉइजनिंग हो गई थी, उसके माँ बाप ने केस कर दिया था। बेटा आप पे एक कोर्ट केस हुआ है, एरिज़ोना ग्रिल पे कोर्ट केस हुआ 10 जनवरी को। एरिज़ोना ग्रिल पे केस हुआ बेटा 10 जनवरी को। उस बच्चे ने, सुनना, उस बच्चे ने खाना खाया था 29 दिसंबर पे। आपको नहीं पता 29 दिसंबर, 30, 31, 9 जनवरी तक कुछ पता ही नहीं था। 10 जनवरी को कोर्ट से नोटिस आया और नोटिस में लिखा हुआ है भाई कि आपके खाने की वजह से एक बच्चे को फूड पॉइजनिंग हो गया है और उसके पेरेंट्स आपके बिजनेस पे केस कर रहे हैं। मुझे बताओ क्या कंडीशन एग्जिस्टेड एट ईयर एंड? हाँ दोस्त, उस बच्चे ने खाना कब खाया था? 29 दिसंबर को, यानी कंडीशन यहाँ एग्जिस्ट हो गई थी। आपने जो है, लेट सपोज आपको नहीं पता ना बेटा, उसने खाना 29 दिसंबर को खाया था, उसी दिन उसका पेट खराब हो गया, आपके पास लीगल नोटिस आया 10 जन को, आपको पता चला है एयर एंड के बाद, लेकिन कंडीशन एग्जिस्टेड एट एयर एंड। इसका मतलब क्या हुआ सर? दिस इज एडजस्टिंग इवेंट। सर अगर उस बंदे ने 5 जनवरी को खाना खाया होता और आपके ऊपर कोर्ट केस होता 10 जनवरी को, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्या आप क्लियर है? हाँ सर, क्या आप क्लियर है दोस्त? डिफरेंस बिटवीन एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग, जल्दी बताएं चैट पे। तब अब आपके लेवल पे ये इतना मुश्किल नहीं है, जब आप सीए में आओगे ये सारे आईएएस पढ़ोगे। ठीक है दोस्त, मैं आपको एग्जांपल्स लिखवाता हूं, आज तक वही रिपीटेड एग्जांपल्स आई हैं, कोई नई एग्जांपल नहीं आई सर। मैं आपको जब एग्जांपल्स लिखवा दूंगा ना, आपको रट्टा मार लोगे आप एग्जांपल, आपका एग्जाम में काम हो जाएगा कि कब किसको एडजस्टिंग बनाना है, किसको नॉन एडजस्टिंग बनाना है। आए मैं आपकी थोड़ी सी मदद करता हूँ। मैं यहाँ एडजस्टिंग इवेंट्स की डेफिनेशन लिखता हूँ, एग्जांपल्स लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स की एग्जांपल्स लिखता हूँ। फिर आप इनको एज इट इज लर्न कर लोगे, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, अब आप लर्न कर लेना, और एग्जाम में इवेंट्स आएंगे, आपको बताना होगा वो इवेंट एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग। सर बेड डेट्स जब भी होगा, चाहे एयर एंड पे हो, एयर एंड के बाद हो, 2 महीने बाद हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू डेट से पहले अगर आपको पता चल गया कि बेड डेट्स हुआ है, हमेशा एडजस्टिंग इवेंट होगा, याद रखिएगा, हर दफा एडजस्टिंग इवेंट होगा। दूसरा सर, कोर्ट केस अगर मुझ पे हुआ है, अगर मुझ पे कोर्ट केस हुआ है बेटा, सर कोर्ट केस में अगर आपकी लायबिलिटी एयर एंड पर थी, लायबिलिटी एयर एंड का मतलब अगर उस बंदे ने खाना खाया था एयर एंड से, एयर एंड पे या एयर एंड से पहले, यानी आपकी लायबिलिटी एग्जिस्ट करती थी, तो दिस कोर्ट केस विल बी एन एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है सर। नॉन एडजस्टिंग की डेफिनेट एग्जांपल्स क्या है सर? आपके ऊपर अर्थक्वेक आया, फ्लड आया, जिससे आपकी इन्वेंट्री, आपकी प्रेमिसेस ये सब तबाह हो गई, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है सर। दूसरा मशहूर फाइनल डिविडेंड। सर मैंने जब आपको कंपनी पढ़ाया था, मैंने आपको कंपनी में बताया था, जब एयर एंड पे आप आते हो, आपको फाइनल डिविडेंड उस साल का पता नहीं होता, क्योंकि फाइनल डिविडेंड की जो अनाउंसमेंट अथॉरिटी है वो शेयर होल्डर ने अपने पास रखी है, जो एजीएम में डिसाइड होती है। एयर एंड पे आपके पास 2021 का फाइनल डिविडेंड नहीं होता, आप कभी भी प्रपोज डिविडेंड अपनी सोशी में नहीं लेते, आप हमेशा पेड डिविडेंड सोशी में लेते हो, बताया था।
ये डिविडेंड यहाँ अनाउंस होता है, पे कब होगा 31 दिसंबर 2022 पे। तो फाइनल डिविडेंड इज ऑलवेज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्यों नॉन एडजस्टिंग इवेंट है बेटा? क्योंकि एंड पे तो आपको पता ही नहीं है कि रेट क्या है, तो ये दिस इज ऑलवेज अ नॉन एडजस्टिंग, ये कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि आपकी फाइनेंशियल में हमेशा पेड डिविडेंड आता है। ये डिक्लेयर यहाँ पे हुआ है, लेकिन ये पे कब होगा बेटा? नेक्स्ट ईयर। तो इस साल आप इसका कुछ भी नहीं करोगे, तो फाइनल डिविडेंड इज ऑलवेज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। सर और क्या होगा? सर तीसरा, अगर आप पे कोर्ट केस हुआ है और आपकी लायबिलिटी आफ्टर ईयर एंड है, जैसे अभी मैंने 5 जनवरी को बंदे ने अगर खाना खाया था तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट था। ये 5 एग्जांपल्स के अलावा आज तक कभी कोई छठी एग्जांपल नहीं आई। ये 5 एग्जांपल्स के अलावा आज तक कोई छठी एग्जांपल नहीं आई। तो बेड डेट्स आए, आंख बंद करके एडजस्टिंग इवेंट करना। अर्थक्वेक, फ्लड, फाइनल डिविडेंड आए, आंख बंद करके नॉन एडजस्टिंग इवेंट करना। हाँ, कोर्ट केस में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि लायबिलिटी कब थी। अगर लायबिलिटी ईयर एंड पे है, इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। अगर लायबिलिटी आफ्टर ईयर एंड है, इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्या ये हमें क्लियर है? हाँ सर। अब एग्जाम का क्वेश्चन कैसे आएगा हम ये देखते हैं, आ जाएं। सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? सर एग्जाम का क्वेश्चन में आपको सिनेरियो गिवन होगा, आपको उसको ड्राफ्ट करना होगा बेटा। सर ड्राफ्टिंग रूल्स क्या हैं बताएं, कैसे ड्राफ्ट करेंगे? सर सबसे पहले जब हम ड्राफ्ट करेंगे, हम केस का सिनेरियो देंगे बेटा, उसको रेफरेंस ऑफ केस, रेफरेंस फ्रॉम केस। हमारी ड्राफ्टिंग में पहली चीज होगी रेफरेंस फ्रॉम केस। दूसरी चीज होगी बेटा हमारी, देखिएगा, दूसरे में हम उसको बताएंगे वेदर इवेंट इज एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा सर। और तीसरे में हम उसको बताएंगे ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द इवेंट। हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे इवेंट का। ये 3 बातें हमारे ड्राफ्टिंग में होनी चाहिए। मैं आज आपको एक सैंपल पैरा भी लिखवाऊंगा इसका, एग्जाम क्वेश्चन के सिनेरियो का। आपको एज इट इज वो याद करना है बेटा, और हर जगह कॉपी पेस्ट करना है, वर्ड्स चेंज करके सिखाऊंगा कैसे, जिस तरह रेशियोज में सिखाया था बेटा। सर अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है ये कैसे पता चलेगा हमें? ये मैं आपको बताता हूं बेटा अभी। सर आपका IAS 10 कहता है अगर एडजस्टिंग इवेंट है, अगर एडजस्टिंग इवेंट है और अगर मटेरियल अफेक्ट है। सर मटेरियल अफेक्ट का मतलब, सर 100,000 का डेटर था, 10,000 बेड डेट हो गया, मटेरियल है बेटा। 10% मटेरियल होता है बेटा। मटेरियल यानी जिसका अफेक्ट बहुत ज्यादा हो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। सर IAS 10 कहता है अगर मटेरियल अफेक्ट है, एडजस्टिंग इवेंट है पहले तो, और अगर मटेरियल अफेक्ट है इसका, आप इसको एडजस्ट करेंगे इन दी करंट फाइनेंशियल्स। सर IAS 10 कहता है अगर एडजस्टिंग इवेंट है और इममटीरियल अफेक्ट है, कोई जरूरत नहीं है एडजस्ट करने की, नो नीड टू एडजस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप सिर्फ इसको डिस्क्लोज करोगे इन नोट्स टू अकाउंट्स। आज नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब बताऊंगा बेटा क्या होता है। IAS 1 में मैंने नोट्स टू अकाउंट्स आपको नहीं पढ़ाया था, बोला था IAS 10 में पढ़ाऊंगा। आज वो आएगी बात। अगर एडजस्टिंग इवेंट है और अगर इममटीरियल अफेक्ट है, नो नीड टू एडजस्ट। एडजस्ट का मतलब क्या है? कोई वैल्यूज अपडेट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको डिस्क्लोज करोगे नोट्स टू अकाउंट्स में। डिस्क्लोज का क्या मतलब होता है, नोट्स टू अकाउंट्स का क्या मतलब होता है, आज बताऊंगा। ठीक है दोस्त, आ जाए। ये एडजस्टिंग इवेंट हो गया। सर नॉन एडजस्टिंग इवेंट अगर होगा मैं क्या करूंगा? सर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है अगर, सर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है अगर, और अगर मटेरियल अफेक्ट है, डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट्स। सर डिस्क्लोज क्यों करूंगा?
एडजस्ट क्यों नहीं करूंगा? भाई हमने अभी क्या पढ़ा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट में इस पिछले साल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जब कोई ताल्लुक ही नहीं है तो वैल्यू एडजस्ट करने की तो जरूरत है ही नहीं, आपकी कोई वैल्यू गलत है ही नहीं। सर अगर इमटेरियल अफेक्ट होगा, इग्नोर, डू नथिंग, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना इसको एडजस्ट करना है ना इसको डिस्क्लोज करना है। अब मैं आपको बताता हूं डिस्क्लोज का क्या मतलब है और नोट्स टू अकाउंट्स का क्या मतलब है, सुनिएगा। सर जाते हैं जरा IS1 पे वापस, और थ्योरी पे जाते हैं जरा IS1 की। नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब क्या था सर? सर दीज आर नैरेटिव नोट्स which do not pertain to the current year but are important to mention in order to bring it into the knowledge of shareholders. सर सबने ओ लेवल इंग्लिश दिया है ना, हम नैरेटिव ऐसे लिखते थे, क्या करते थे उसमें, लिखते थे वर्ड्स में। नैरेटिव नोट्स हैं, आपके शेयर होल्डर को नोट्स में लिखकर बताओगे, एक्सप्लेनेशंस लिखोगे। नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब है एक्सप्लेनेशंस लिखना, इन राइटिंग, इन वर्ड्स, एक्सप्लेनेशंस इन वर्ड्स, ये मतलब है नोट्स टू अकाउंट्स का। सर अगर अगर सुन लीजिए सर, अगर मटेरियल अफेक्ट है एडजस्टिंग इवेंट की वजह से, अगर मटेरियल अफेक्ट है, आपको एडजस्ट करना है, यानी आपको वैल्यू कोई ना कोई अपडेट करनी पड़ेगी। सर अगर इमटेरियल अफेक्ट है, कोई जरूरत नहीं है एडजस्ट करने की, आप सिर्फ नोट में शेयर होल्डर को बताओगे कि देखो ये इवेंट था, हमने एडजस्टमेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये इमटेरियल है। अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, मटेरियल अफेक्ट है, मैं सिर्फ इसको क्या करूंगा, डिस्क्लोज। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सर आप पे कोर्ट केस हुआ 12 जनवरी को, उस कस्टमर ने खाना खाया था 5 जनवरी को, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है क्योंकि ए रेंट पे कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट ने आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी 100,000 की। क्या इस 100,000 को एडजस्ट करूंगा? नहीं सर, ये 100,000 2021 से रिलेट नहीं करता, 2022 में कस्टमर ने खाना खाया था, ये 2022 के फाइनेंशियल में एडजस्ट होगा। 2021 में मैं सिर्फ इसको डिस्क्लोज करूंगा नोट्स टू अकाउंट्स में। मैं क्या लिखूंगा, एज शेयर होल्डर रेडी रहो, अगले साल तुम्हें फाइनेंशियल्स में 1,00,000 रुपए की पेनल्टी दिखेगी, घबराना मत, हम कोर्ट केस हार चुके हैं। तो मैं शेयर होल्डर को क्या कर रहा हूं, सिर्फ रेडी कर रहा हूं, मैं उसको बता रहा हूं रेडी रहो, अगले साल एक लॉस पेनल्टी की सूरत में आने वाला है क्योंकि हम केस हार चुके हैं। मैं करंट फाइनेंशियल्स में क्यों एडजस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इसका ताल्लुक 2021 से नहीं है, 2022 से। आपको ए रेंट पे 12 जनवरी को आपको पता चल गया कि आप कोर्ट केस हार गए हो, लेकिन ये कोर्ट केस 2022 से पर्टेन करता है, आप फाइनेंशियल 2021 के बना रहे हो। तभी नैरेटिव नोट्स की डेफिनेशन में क्या लिखा है, दीज आर नैरेटिव नोट्स व्हिच डू नॉट पर्टेन टू द करंट ईयर। इसका करंट ईयर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अगले साल एडजस्ट होगा। करंट ईयर में शेयर होल्डर की सिर्फ नॉलेज में ला रहा हूं ताकि शेयर होल्डर अगले साल इस लॉस को देखकर घबराए नहीं। क्या ये क्लियर है? हाँ दोस्त, चले सर आए, अब एक क्वेश्चन करते हैं, आ जाए, आईसीसी की किताब निकाल लें अपनी बेटा, और हम क्वेश्चन करते हैं IS10 का। मैं आपको एक सैंपल पैरा लिखवाऊंगा बेटा, और फिर आप जो है एज इट इज सब जगह लिखेंगे बेटा। आ जाए दोस्त, पेज 14 आपकी आईसीसी की किताब का क्वेश्चन नंबर 10, आ जाए पेज 14 क्वेश्चन 10। आ जाए दोस्त, सवाल पढ़ते हैं। आपसे क्या कहता है, देखिएगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन 10 बोलता है बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर 30 सितंबर 2016 वर अप्रूव, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होने से पहले आपको कुछ पता चला है। इसका मतलब क्या है सर, ये IS10 के एम्बिट में आता है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होने के बाद कुछ पता चलेगा तो हमने पढ़ा था इग्नोर होगा। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होने से पहले आपको पता चल रहा है। क्या बोलता है, द डायरेक्टर्स वर मेड अवेयर that trade receivable owing 10,000 at 30 September 2016 had been made bankrupt. आपका डेटर bankrupt हो चुका है, आपको ये पता चला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने से पहले। अगर आपको
फाइनेंशियल, अगर आपको एरेंट से पहले ये पता होता तो भी इग्नोर होता, क्योंकि आप ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर चुके होते। और अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अप्रूवल के बाद पता चल रहा है तो भी ये इग्नोर होगा, क्योंकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिंट हो चुके हैं। तो ये एम्बिट देखना जरूरी है। हाँ दोस्त, आपका आंसर डिपेंड करेगा इस पे। आपसे क्या कहता है रिक्वायरमेंट में, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एज इट इज डेफिनेशन छापा छापी कर लेंगे बेटा हम थ्योरी से। ये देखें, एज इट इज यहां से डेफिनेशन छापेंगे हम। एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है। 2 मार्क्स का ये आ गया एडजस्टिंग इवेंट, 2 मार्क्स का ये आ गया नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ऐसा ही है सर। हाँ, आगे पार्ट पे चलते हैं। Explain with reference to IS 10 how this event should be dealt with in the financial statements। ये है ड्राफ्टिंग वाला सवाल जिसमें आपको ड्राफ्ट करना है। मैं आपको एक सवाल का ड्राफ्ट करके दिखाऊंगा बेटा, आंसर प्लान, और फिर आप उसके बाद जितने भी IS 10 के सवाल आएंगे आप उनको खुद से ड्राफ्ट करोगे बेटा। मैं आपको सिखाऊंगा भी कैसे। सर अभी आपने क्या बताया था ड्राफ्टिंग का रूल? सर अभी आपने ड्राफ्टिंग का रूल क्या बताया था? आपकी ड्राफ्टिंग में 3 चीजें होनी चाहिए। पहला रेफरेंस फ्रॉम केस, दूसरा वेदर इवेंट इज एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग, और तीसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इस इवेंट का। ये तीनों बातें आपकी ड्राफ्टिंग में शामिल होनी चाहिए। आए बात करते हैं। सर मैं क्या केस का रेफरेंस लिखूंगा? सर बैंक्रप्सी ऑफ डेटर, बैंक्रप्सी ऑफ डेटर अमाउंटिंग टू $10,000। हाँ दोस्त, पहले ये तो बताओ एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है ये? हाँ, बेड डेट्स हो गया है, बैंकक्रप्ट का मतलब बेड डेट्स हो गया है। कौन सा इवेंट है सर ये? अभी बताया था आपको एग्जांपल में, एडजस्टिंग इवेंट होगा। हाँ दोस्त, अभी पढ़ा था ना, एडजस्टिंग इवेंट होगा सर। सर मैं लिखता हूं, बैंकक्रप्सी ऑफ डेटर अमाउंटिंग टू $10,000 will be treated as an adjusting event। सर केस का मैं हाईलाइट करता हूं बेटा आपको समझाने के लिए। मैंने बैंक्रप्सी ऑफ दिया, विल बी ट्रीटेड एज एन एडजस्टिंग इवेंट। आप बता रहे हो उसको एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग, लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। बच्चे यहीं तक लिख देते हैं कि एडजस्टिंग इवेंट है। अबे भाई पहले साबित तो करो कैसे एडजस्टिंग इवेंट है। तो लाइन क्या लिखूंगा? डेफिनेशन से लाइन लिखूंगा। एडजस्टिंग इवेंट की डेफिनेशन क्या थी? whose condition existed before the financial year end। देखिएगा मैं कैसे यूज करता हूं इसको। मैं लिखूंगा bankruptcy of debtor amounting to $10,000 will be treated as an adjusting event because condition of bad debts existed at year end। अब जाके ये पूरा पूरा होगा, because condition of bad debts existed at year end। क्या ये क्लियर है? हाँ सर, ये मैंने दूसरा रेफरेंस दिया अपना, मैं ब्लू से हाईलाइट करता हूं। ये मेरे पॉइंट नंबर 2 है। अभी ट्रीटमेंट पे बात नहीं की, तीसरी बात ट्रीटमेंट पे करनी है। सर मुझे एक बात बता दें, आपने अभी ट्रीटमेंट के लिए कहा था अगर एडजस्टिंग इवेंट होगा तो मटेरियल अफेक्ट के केस में मैं एडजस्ट करूंगा, और मटेरियल के अफेक्ट के केस पर हमने क्या बात की थी? एडजस्टिंग इवेंट के केस में, एडजस्टिंग इवेंट केस में मटेरियल अफेक्ट होगा, एडजस्ट करेंगे, और इमटेरियल अफेक्ट होगा तो हम डिस्क्लोज करेंगे। सर हमें तो सवाल में इसने बताया ही नहीं है कि मटेरियल अफेक्ट है या इमटेरियल। हाँ दोस्त, आपको सवाल में इसने बताया ही नहीं है कि मटेरियल अफेक्ट है या इमटेरियल अफेक्ट है। सर जब एग्जामिनर नहीं बताएगा तो मैं क्या अज्यूम करूं, मटेरियल या इमटेरियल? हाँ दोस्त, क्या अज्यूम करूं? सर हमेशा अज्यूम होगा कि मटेरियल अफेक्ट है, कभी भी इमटेरियल अफेक्ट पे बात नहीं करूंगा। सर अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा, ये देखो, नॉन एडजस्टिंग इवेंट का अगर इमटेरियल अफेक्ट आपने अज्यूम किया तो उसमें इग्नोर या डू नथिंग है। आप इग्नोर लिखोगे, कहां से एग्जामिनर मार्क्स देगा? इसी तरह अगर एडजस्टिंग में आपने डिस्क्लोज लिख दिया तो आपको एडजस्टमेंट बतानी है कि एडजस्टमेंट क्या करोगे। तो हमेशा अगर एग्जामिनर ना बताए कि मटेरियल है या इमटेरियल, आप उसको क्या अज्यूम करोगे? मटेरियल अफेक्ट है। क्या ये क्लियर है? हाँ दोस्त, तो अब मैं क्या लिखूं सर? अगर मटेरियल अफेक्ट है तो एडजस्टमेंट करनी है। मैं यहां लिखता हूं therefore, आए जरा सर, मैं क्या लिखूंगा? therefore it will be adjusted in the financials। अब बच्चे से भी यहां तक लिखते हैं और भाग जाते हैं। अबे भाई एडजस्टमेंट कैसे करोगे ये तो बताओ एग्जामिनर को।
आपने ये तो बता दिया एडजस्ट होगा, एडजस्ट होगा तो क्या एडजस्ट करोगे? हाँ भाई, क्या करता हूं बेड डेट्स के केस में? जब बेड डेट्स होता था क्या करते थे? इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में लेकर जाते थे और एसओएफपी में करंट एसेट में डेटर से माइनस करते थे। ये ट्रीटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, ये ट्रीटमेंट नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे। इसी के तो सारे पैसे हैं, एडजस्टेड इन द फाइनेंशियल्स के मार्क्स थोड़ी हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा वो लिखना है। तो मैं क्या लिख रहा हूं? देयरफॉर इट विल बी एडजस्टेड इन द फाइनेंशियल्स by recording bad debts as an expense in the income statement and reducing the receivable figure by the same amount in SOFP. ये लिखोगे तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जस्टिफाई होगा। मैं ग्रीन से लिखता हूं बेटा, इसको हाईलाइट करता हूं। तो सर येलो जो है वो केस का रेफरेंस है, ब्लू जो है वो मैंने बताया है कि एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है, और ग्रीन में मैंने क्या लिखा है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या ये क्लियर है हमें सर? हाँ दोस्त, जल्दी बता दें, क्या ये क्लियर है हमें दोस्त? सर अब अगर ये नॉन एडजस्टिंग होगा, मैं वर्ड्स कैसे चेंज करूंगा देखिएगा। अगर ये नॉन एडजस्टिंग होता, आपको ये एज इट इज पैरा याद करना है और वर्ड्स चेंज करना है, वर्ड्स और वैल्यू चेंज करनी है। कैसे वर्ड्स चेंज करूंगा देखिएगा। अगर ये नॉन एडजस्टिंग होता मैं क्या लिखता? मैं लिखता बैंक्रप्सी ऑफ डेटर अमाउंटिंग टू $10,000 विल बी ट्रीटेड एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट बिकॉज कंडीशन ऑफ बेड डेट्स डिड नॉट एग्जिस्टेड एट ईयर एंड। देयरफॉर, यहां से काट दो सब। क्या होता है बेटा? मटेरियल इफेक्ट होता है। देयरफॉर इट विल बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू अकाउंट्स। खत्म हो गया सर आपका सवाल नॉन एडजस्टिंग का। तो सर कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, एक बस ये पैराग्राफ याद कर लो। एडजस्टिंग में भी यही लिखोगे, नॉन एडजस्टिंग में भी यही लिखोगे। हमारा यहाँ खत्म हो गया है।